दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार CGPSC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें वर्तमान में हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास चल रहा है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से आपका वेमको जी ने छत्तीसगढ़ में आपका सूबेदारों के माध्यम से शासन किया। बहुत सारे हमारे सूबेदार नियुक्त हुए, जिसमें प्रथम सूबेदार थे कौन? महिपत राव दिनकर, और अंतिम सूबेदार थे कौन? यादवराव दिनकर। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वेमको जी भोसले का निधन हो गया, आपका परसो जी का निधन हो गया और रघु जी द्वितीय का निधन हो गया। और उसके निधन के फलस्वरूप अब मराठा शासन, आपका मराठा जो शासन है उसके आपका वायसराय बनाया गया था। किसको? अप्पा साहब को। किसको भाई? अप्पा साहब को वायसराय बनाया गया था। और अप्पा साहब है वह अंग्रेजों से लड़ाई किया इन्होंने। अंग्रेजों से इन्होंने क्या किया? लड़ाई किया। कौन सी लड़ाई? तो सीताबर्डी की लड़ाई। और सीताबर्डी की लड़ाई में अप्पा साहब क्या हो जाता है? हार जाता है। क्या हो जाता है भाई? हार जाता है कौन? अप्पा साहब। और जीत जाते हैं कौन? अंग्रेज। जिसके फलस्वरूप आपका जो उस समय 2 जनवरी 1818 को अल्पवयस्क व्यक्ति था, जिसका नाम क्या था? रघु जी तृतीय था। रघु जी तृतीय को राजपुर के गद्दी में बैठा दिया जाता है और छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंस, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंस था, जिसका नाम क्या था? जेनकिंस। क्या नाम था भाई? जेनकिंस नाम था। और इस जेनकिंस नाम के प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंस ने कहा कि जब तक आपका रघु जी तृतीय है वह बड़ा नहीं हो जाता, तब तक शासन कौन करेंगे? अंग्रेज लोग करेंगे। और जेनकिंस ने अधीक्षकीय शासन की शुरुआत की। अधीक्षक शासन की इन्होंने क्या की है? शुरुआत की है। तो याद रखना है आपका किसके अल्पवयस्क होने के कारण अंग्रेजों ने अधीक्षक शासन चलाया? तो रघु जी तृतीय के। रघु जी तृतीय का आपका राजगद्दी में बैठा तो दिया जाता है, लेकिन वो आपका बच्चा था, गुड्डू था आपका। इसी कारण उसको आपका शासन की सत्ता नहीं सौंपी जाती है, बल्कि प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिंस आपका शासन की सत्ता में रहते हैं। और किसके माध्यम से शासन करेंगे? अधीक्षकों के माध्यम से क्या करेंगे? शासन करेंगे। इसी कारण इसको अधीक्षकीय शासन या अंग्रेजों के अधीन मराठा शासन कहा गया है। अंग्रेजों के अधीन क्या शासन भाई? मराठा शासन। ठीक है, यही हमारा इतिहास क्रम रहा है कि कैसे सूबेदारी व्यवस्था की आपका समाप्ति होती है और कैसे अधीक्षक शासन की शुरुआत होती है। दोनों के बीच में इतिहास यही याद रखना है। प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंस का क्या नाम है? जेनकिंस। और इन्होंने छत्तीसगढ़ में कैसे शासन की शुरुआत की है? अधीक्षकीय शासन की क्या की है? शुरुआत की है। और यह कब से कब चला है हमारा? तो 1818 से 1830 तक हमारे छत्तीसगढ़ में क्या चला है भाई? अधीक्षकीय शासन चला है। क्या शासन चला है? अधीक्षकीय शासन चला है, या इसको अन्य नाम में हम अंग्रेजों के अधीन मराठा शासन कह सकते हैं। आप याद रखना है 1818 से 1830 हमारे छत्तीसगढ़ में अधीक्षकीय शासन चला है और अंग्रेजों के अधीन मराठा शासन भी कहा गया है। और इसको चलाने वाले कौन है? जेनकिंस। इन्होंने अधीक्षकों के माध्यम से शासन चलाया और हमारे प्रथम अधीक्षक बनते हैं। प्रथम अधीक्षक कौन भाई? एडमंड। कौन बनता है भाई? एडमंड हमारा प्रथम अधीक्षक बनता है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाएगा कि अंग्रेजों के अधीन मराठा शासन में प्रथम आपका ब्रिटिश अधीक्षक किसको बनाया गया? तो एडमंड को बनाया गया। उसके क्रम को भी आप याद रख लेना है। आपका अधीक्षकों का क्रम का आपका व्यवस्थित क्रम है एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन और क्रॉफर्ड। 3-4 बार बोलेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा। एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन, क्रॉफर्ड। एक बार और एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन, क्रॉफर्ड। ठीक है,
तो हमारा पहला ब्रिटिश अधीक्षक है आपका कौन? एडमंड। देखिए इनका शासन आपका कम समय तक रहा, कम समय तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। और यह प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक है, प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक। एडमंड के शासनकाल में डोंगरगढ़ के जमींदार ने, डोंगरगढ़ के किसने भाई? जमींदार ने, डोंगरगढ़ के जमींदार ने विद्रोह किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इनका आपका 1818 में ही प्रारंभ होता है आपका शासनकाल, 1818 में ही इनका समाप्त भी हो जाता है, ठीक है। तो एडमंड के शासनकाल में आपका डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ है और यह विद्रोह आपका अप्पा साहब से प्रेरणा लेकर की गई थी। अप्पा साहब से क्या लेकर की गई थी? प्रेरणा लेकर की गई थी, क्योंकि अप्पा साहब हार गए थे किस लड़ाई में? आपका सीतामढ़ी की लड़ाई में हार गए थे मराठों से। इस कारण अप्पा साहब से प्रेरणा लेकर डोंगरगढ़ के जमींदार ने आपका किसके खिलाफ विद्रोह किया था? एडमंड के खिलाफ 1818 में। लेकिन डोंगरगढ़ का जमींदार इसमें असफल हो जाएगा, हार जाएगा। जीतेंगे कौन? एडमंड, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है एडमंड के बारे से। छत्तीसगढ़ में नियुक्त आपका कम समय के लिए इनका शासन रहा, प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक है आपका। डोंगरगढ़ के जमींदार ने आपका इनके शासनकाल में क्या किया है? विद्रोह किया है। किससे प्रेरणा लेकर? अप्पा साहब से प्रेरणा लेकर। दूसरे हमारे आपका बनते हैं अधीक्षक, जिसका नाम है एगेन्यू। कौन बनते हैं भाई? एगेन्यू हमारे दूसरे ब्रिटिश अधीक्षक बनते हैं। चलिए हम एगेन्यू के बारे से चर्चा करते हैं कि एगेन्यू का विशेष क्या पत्र रहा है। तो एगेन्यू है यह द्वितीय ब्रिटिश अधीक्षक है। दूसरा ब्रिटिश अधीक्षक कौन है पूछेगा तो एगेन्यू है हमारा। एगेन्यू सबसे ज्यादा समय तक शासन किया, सबसे ज्यादा समय तक इन्होंने क्या किया है? शासन किया है। इनका लगभग कार्यकाल की बात करें हम तो 1818 से लेकर 1825 तक इन्होंने शासन किया। कब से कब? 1818 से लेकर 1825 तक शासन किया इन्होंने। इसी कारण सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला आपका ब्रिटिश अधीक्षक पूछेगा तो क्या लगाएंगे? एगेन्यू लगाएंगे, ठीक है। फिर हमारा सबसे ज्यादा समय तक भी शासन किया और सभी अधीक्षकों में योग्य एवं कुशल अधीक्षक थे। दक्ष था अपने कार्य के प्रति, सबसे योग्य और कुशल अधीक्षक माना गया है कौन सा अधीक्षक? एगेन्यू, ठीक है भाई। एगेन्यू के बारे से हम और चर्चा करते हैं। यहाँ तक की चीजों आप नोट कर लीजिए, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कौन से अधीक्षक को? एगेन्यू, जो कि दूसरे क्रम का हमारा क्या है? अधीक्षक है, एगेन्यू, है ना। इसमें हम लोगों ने देखा कि इसका सर्वाधिक समय तक यह ब्रिटिश अधीक्षक रहा, सर्वाधिक समय तक रहा, है ना। प्लस सबसे योग्य एवं क्या था? कुशल व्यक्ति था, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका कार्यकाल 1818 से कब रहा? 1825 तक। इसको याद रखना है, इनका सबसे ज्यादा समय तक शासनकाल है। और देखिए एगेन्यू ने 1818 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन किया इन्होंने। राजधानी में क्या किया? परिवर्तन किया। अभी तक राजधानी थी रतनपुर। क्या थी भाई? रतनपुर। और रतनपुर से राजधानी लेकर ये चले गए कहाँ पे? रायपुर। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि किस ब्रिटिश अधीक्षक ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से को आपका स्थानांतरित करके रायपुर स्थानांतरित किया? तो एगेन्यू ने किया। याद रख लेना इसको। इसमें न्यू शब्द है जी। क्या शब्द है? एगेन्यू बोलते हैं तो हमें न्यू शब्द मिलता है। न्यू राजधानी किसने परिवर्तित किया? तो एगेन्यू। आपका कहाँ पे राजधानी स्थानांतरित की गई? रायपुर राजधानी स्थानांतरित की गई हमारी कब भाई? 1818 में। एगेन्यू ने
परगना पद्धति को इन्होंने फिर से पुनर्गठन किया। क्या किया? पुनर्गठन किया। इससे पहले हम देखे थे सूबेदारी शासन व्यवस्था में, सूबेदारी शासन व्यवस्था के तहत आपका परगना पद्धति को विठल राव दिनकर ने हमारा 27 परगनों में विभाजित किया था छत्तीसगढ़ को। उसको पुनर्गठित करके एएनयू ने 9 परगनों का निर्माण किया। कितने परगनों का निर्माण किया? 9 परगनों का निर्माण किया। 27 परगनों को पुनर्गठन करके 9 परगनों में निर्माण किया। और वो कौन कौन से परगना थे? तो रायपुर थे, रतनपुर थे, राजरा था, धमतरी है, धमधा है, दुर्ग है, नवागढ़ है और खरौद है और बालोद है। इस प्रकार के इन 9 परगनों को निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है किसको? एएनयू को। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। 3 नाम र से मिलता है हमें, रायपुर, रतनपुर और राजरा। फिर 2 नाम धमतरी और धमधा 10 धा से मिलेगा। फिर दुर्ग याद रखना है, नवागढ़, बालोद और खरौद। ये सभी 9 परगनों का पुनर्गठन किस व्यक्ति ने किया है? तो एएनयू ने, याद रखना है। और परगना का प्रमुख अधिकारी बनाया गया, परगना प्रमुख अधिकारी कमाविंसदार। किसको बनाया गया भाई? कमाविंसदार को परगना का क्या बनाया गया? प्रमुख अधिकारी बनाया गया, जो कि परगना क्षेत्र का समस्त राजस्व व्यवस्था और न्याय व्यवस्था का संचालन करेगा हमारा। ठीक है, तो 9 परगनों में पुनर्गठित किया तो एएनयू ने। और परगना का प्रमुख अधिकारी कौन बने हैं? तो कमाविंसदार बने हैं। और कलचुरी कालीन पटेल का पद समाप्त कर दिया इन्होंने। पटेल के पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जबकि गौटिया के पद को यथावत रखा गया। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है कि किस ब्रिटिश अधीक्षक ने कलचुरी कालीन पटेल के पद को समाप्त किया और गौटिया के पद को यथावत बना के रखा? तो वो है हमारे कौन? एएनयू है। याद रखना भाई, कलचुरी कालीन पटेल के पद को समाप्त कर दिया, गौटिया के पद को रखा। गौटिया है, हम लोगों ने पढ़ा है, ये ग्राम का आपका प्रमुख व्यक्ति होता है। ग्राम प्रमुख मुखिया को हम लोग नाम देते थे क्या? गौटिया। ठीक है भाई, तो गौटिया को यथावत रखा गया और पटेल को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। किस ब्रिटिश अधीक्षक के द्वारा? एएनयू के द्वारा। और हम इस पर चर्चा करें एएनयू के बारे से, तो एएनयू के शासनकाल में कुछ विद्रोह हुए, जैसे कि हमारा हुआ है राम राय का विद्रोह। किसका विद्रोह भाई? राम राय का विद्रोह हुआ है। राम राय का विद्रोह को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और राम राय का विद्रोह के साथ साथ एक और विद्रोह हुआ, जिस विद्रोह का नाम है आपका क्या बोलते हैं? राम राय का विद्रोह सोनाखान क्षेत्र में हुआ। और एक और विद्रोह है परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह 1825 में हुआ है। तो हम लोगों ने देखा था जिस समय आपका काकतीय वंश चल रहा था उसमें जनजाति विद्रोह पड़े हैं। जनजाति विद्रोह में विद्रोह है कौन सा विद्रोह? परलकोट विद्रोह। और परलकोट विद्रोह किस ब्रिटिश अधीक्षक के शासनकाल में हुआ है पूछेगा तो एएनयू के शासनकाल में हुआ है। सोनाखान के राम राय ने किसके शासनकाल में भी आपका विद्रोह किया है पूछेगा तो एएनयू के शासनकाल में हुआ है। और देखे हैं कि परलकोट विद्रोह को इन्होंने जैक्सन के माध्यम से आपका तबाह किया था। जैक्सन नाम के अंग्रेज अधिकारी ने इसको तहस नहस किया था। ठीक है, तो इस प्रकार की एक्टिविटी रहेगी किस पर? एएनयू के शासनकाल में। आप याद रखना है इन्होंने सर्वाधिक समय तक आपका शासन किया। 1818 में इन्होंने राजधानी को स्थानांतरित करके रायपुर ले गए, न्यू राजधानी बनाया उसको। परगना जो 27 परगनों में छत्तीसगढ़ विभाजित था उसको 9 परगनों में विभाजित किया गया। और 9 परगना कौन कौन थे? तो रायपुर, रतनपुर, राजरा, धमतरी, धमधा, नवागढ़, बालोद, खरौद और हमारा क्या है दुर्ग।
तो इस प्रकार से 9 परगनों में पुनर्गठित किया। परगना का प्रमुख अधिकारी कमावेशदार को बनाया गया। कलचुरी कालीन पटेल के पद को समाप्त किया गया और गोटिया के पद को यथावत रखा गया। इसके शासनकाल में राम राय का विद्रोह हुआ और कौन सा विद्रोह हुआ? परलकोट विद्रोह हुआ। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आपका देखते हैं। चलिए अब हमारा 11वां आपका शासनकाल समाप्त होता है। उसके बाद आता है कौन सा ब्रिटिश अधीक्षक? हंटर ने भी 1828 में ही शासन किया और इनका आपका बहुत ही अल्पकालीन शासन रहा। कैसा रहा भाई? अल्पकालीन शासन रहा इनका, ठीक है। तो याद रखना है हंटर का अल्पकालीन शासन रहा है और इनका कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है, विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती, ठीक है। तो याद रखना इनका भी शासन अल्पकालीन रहा है और इनके शासनकाल की कोई भी विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। सैंडिस है, थोड़ा इंपॉर्टेंट आता है। 1828 से लेकर 1829 तक शासन है इसका। कब तक भाई? 1828 से 1829 शासन है आपको किसका? सैंडिस का। सैंडिस के बारे से देखिए, सैंडिस ने संचार व्यवस्था को सुदृढ़ किया। संचार व्यवस्था को क्या किया इन्होंने? सुदृढ़ किया। संचार व्यवस्था को सुदृढ़ के फलस्वरूप इन्होंने डाक तार विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना की भाई? ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है कि किस ब्रिटिश अधीक्षक ने डाक तार व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो याद रखना है कौन है? हमारे सैंडिस है और इन्होंने संचार व्यवस्था को क्या किया है? सुदृढ़ किया है, ठीक है। प्लस इन्होंने और कार्य किया कि इन्होंने समस्त सरकारी कार्य के लिए, समस्त सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया। किसको अनिवार्य कर दिया? अंग्रेजी भाषा को हमारा अनिवार्य कर दिया। किस ब्रिटिश अधीक्षक ने भाई? सैंडिस ने। तो ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ब्रिटिश अधीक्षक ने सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य किया है? तो क्या नाम है हमारा? सैंडिस है। इन्होंने डाक तार विभाग की क्या की है? शुरुआत की है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे से, इनके शासनकाल में इन्होंने 2 तालुकदारों का निर्माण किया। 2 तालुकदारी क्षेत्र का, तालुकदारी क्षेत्र का क्या किया है? निर्माण किया है। कौन कौन से तालुकदारी? तो तरेंगा और लोरमी। तरेंगा और लोरमी 2 तालुकदारी क्षेत्रों का निर्माण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? सैंडिस को दिया जाता है। ये तालुकदारी का अर्थ क्या होता है? देख लीजिए अर्थ। तालुकदारी व्यवस्था का अर्थ होता है कि बंजर हो चुकी भूमि, जैसे कि पहाड़ी भूमि होती है, अनुर्वर भूमि होती है जहाँ पे हम आपका हल नहीं चला सकते, वैसे भूमि को आपका परिवर्तित करके वहाँ की मिट्टी को, जो बंजर भूमि वाली मिट्टी है उसको उखाड़ करके उसको एक समतल मैदान में परिवर्तित करना और उस समतल मैदान में कृषि का कार्य करना है ताकि उससे राजस्व की आपका प्राप्ति हो सके। यही व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था? तालुकदारी व्यवस्था। और ऐसे तालुकदारी क्षेत्रों का निर्माण किया था आपका क्या? कौन कौन सा? तरेंगा और लोरमी का, ठीक है। तो याद रखना है, क्वेश्चन मेंस में भी आता है सीपीएससी का कि तालुकदारी व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो तालुकदारी व्यवस्था का अर्थ है कि आपका पहाड़ी क्षेत्र की भूमि, अनुर्वर भूमि को आपका कार्य करा के, नवीनीकरण करा के उस क्षेत्र में आपका कृषि करना और कृषि के माध्यम से आपका वहाँ से उपज प्राप्त करना ही इस व्यवस्था की क्या है? उद्देश्य है। और इसी व्यवस्था को नाम दिया गया क्या? तालुकदारी व्यवस्था। इसी कारण सैंडिस को तालुकदारी व्यवस्था का जन्मदाता कहा गया है। तालुकदारी व्यवस्था का क्या कहा गया भाई? जन्मदाता कहा गया है। इसके जन्मदाता हैं कौन? हमारे सैंडिस। तो याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डाक तार विभाग की स्थापना किसने की?
सैंडिस ने की। समस्त सरकारी कार्यों के लिए आपका अंग्रेजी भाषा का अनिवार्य किसने किया? सैंडिस ने किया। 2 तालुकदारी क्षेत्रों का निर्माण किसने किया? सैंडिस ने किया। तरेंगा और लोरमी का तालुकदारी का अर्थ है कि आपका जो अनुर्वर भूमि है, पहाड़ी भूमि है, उसको कृषि युक्त भूमि में परिवर्तित करना। इसके बाद कौन है? विल्किंसन 1829 में शासन किए हैं। इनके शासनकाल में ज़्यादा आपका कोई सर्वाधिक जानकारी नहीं मिलती है, कम जानकारी मिलती है। और हमारे क्रॉफर्ड हैं, वो अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक हैं। क्या है भाई? अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक है। याद रखना, क्रॉफर्ड हमारे अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक हैं। और क्रॉफर्ड के बारे से इतना ही फैक्ट है कि 21 दिसंबर 1829 को, कब भाई? 21 दिसंबर 1829 को इन्हीं के शासनकाल में जो हमारे रघुजी तृतीय हैं, रघुजी तृतीय हैं और जेनकिंस हैं, जेनकिंस, इनके बीच समझौता हुआ था। क्या हुआ था? समझौता हुआ था कि जब राघोजी तृतीय है वह बड़ा हो जाएगा तो अंग्रेज लोग पुनः सत्ता सौंप देंगे किसको? रघुजी तृतीय को। और इसी समझौते के तहत आपका 6 जून 1830 को, कब भाई? 6 जून 1830 को जेनकिंस ने सत्ता का आपका सत्ता स्थानांतरित कर दी। किसको दे दी भाई? इन्होंने सत्ता स्थानांतरित करके दे दिया रघुजी तृतीय को। तो याद रखना भाई, कौन से डेट में क्या हुआ है? क्रॉफर्ड के शासनकाल में अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक हैं। इनका शासनकाल हम कह सकते हैं 1829 से 1830 रहा। 31 दिसंबर 1829 को आपका रघुजी तृतीय और जेनकिंस के बीच जो समझौता हुआ था कि भाई आप बड़ा हो जाएंगे रघुजी तृतीय तो अंग्रेज लोग सत्ता इनको ट्रांसफर कर देंगे। और इसी समझौते के तहत 6 जून 1830 को जेनकिंस से वह सत्ता सौंप देते हैं किसको? रघुजी तृतीय को। और अब रघुजी तृतीय हमारे सत्ता का संचालन करेंगे। और हमारे छत्तीसगढ़ में आपका फिर से मराठा शासन आ जाता है, जिसको हम नाम देते हैं पुनः मराठा शासन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जितने भी ब्रिटिश अधीक्षक हैं, एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन, क्रॉफर्ड, उनका फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, आप याद रखना। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट आपका जिलेदारी व्यवस्था को देखते हैं। चलिए अब हमारा जो एक टॉपिक बचा है मराठा शासन में, उसका क्या नाम है? पुनः मराठा शासन। पुनः मराठा शासन आपका कब से कब चला है भाई? 1830 से 1854 तक। कब से कब चला है? 1830 से 1854 तक चला है। 6 जून 1830 को सत्ता सौंपी है इसको? रघुजी तृतीय को। रघुजी तृतीय को 6 जून 1830 को सत्ता सौंप दी गई। और रघुजी तृतीय ने क्या व्यवस्था अपनाया कि हम रहेंगे नागपुर में। रघुजी तृतीय कहाँ पे बैठेंगे? नागपुर में बैठेंगे। और छत्तीसगढ़ में ये क्या नियुक्त करेंगे? तो जिलेदार नियुक्त करेंगे। क्या नियुक्त करेंगे भाई? जिलेदार नियुक्त करेंगे। याद रखना है आपको कि रघुजी तृतीय जैसे ही राजा बनते हैं, इन्होंने भी अप्रत्यक्ष मराठा शासन की शुरुआत की। जिस तरह से आपका व्यंकोजी भोसले ने किया था। व्यंकोजी भोसले कहाँ पे रहते थे? नागपुर में। और छत्तीसगढ़ में क्या नियुक्त करते थे? सूबेदार। और सूबेदार की नियुक्ति कैसे होती थी? जो ज्यादा मात्रा में कर इकट्ठा करके आपका जो राजा है उसको देने का प्रावधान रखता है, ठेका देता है, उसी को जिलेदार या सूबेदार बनाया जाता है। बस उसी तरह की व्यवस्था का नाम है हमारा कौन सी व्यवस्था? जिलेदारी व्यवस्था, जिसके निर्माणकर्ता कौन है? रघुजी तृतीय। अब इन्होंने जिलेदारी शासन चलाया। जिलेदारी शासन चलाया और इन्होंने भी कहा कि जो ज्यादा मात्रा में कर इकट्ठा कर राजा को देगा, उसी को हम क्या बनाएंगे? जिलेदार बनाएंगे। तो यह भी हम कह सकते हैं उस समय जो सूबेदार था वह रघुजी तृतीय के शासनकाल में क्या बन गया? जिलेदार बन गया। जो ज्यादा मात्रा में कर इकट्ठा करके राजा को देने का आपका वादा करेगा, उसी को क्या बनाया जाएगा?
जिलेदार बनाया जाएगा। याद रखना भाई, कर इकट्ठा करके राजा को देंगे तो ही जिलेदार बनेगा। अब हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे क्या बने हैं, जिलेदार बने हैं, जिसका नाम मैं आपको लिखा चुका हूँ, एक बार और देखते हैं। कृष्णराव, अमृतराव अप्पा, सदरुद्दीन, इंटूकराव, सखाराम बापू, और हमारा गोविंद राम, और हमारा गोपाल राम अप्पा। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे आपके जिलेदार नियुक्त हुए। क्या क्या नाम है, कृष्णराव अप्पा, अमृतराव अप्पा, सदरुद्दीन, इंटूकराव, सखाराम बापू, गोविंद राव, और क्या है, गोपाल राव। तो इसमें प्रथम और अंतिम को ज्यादा पूछता है, प्रथम और किसको, अंतिम को। तो प्रथम को याद रख लेना के से, और अंतिम को याद रख लेना जी से। के जी से हम प्रथम और अंतिम को याद रख सकते हैं। कृष्णराव अप्पा प्रथम जिलेदार है और गोपाल राव अप्पा हमारे अंतिम जिलेदार है, ठीक है। और इस प्रकार से इन्होंने आपका 1854 तक शासन किया। इनके बीच के कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा फैक्ट नहीं है। और 1854 में डलहौजी की हड़प नीति के तहत नागपुर का विलय कर लिया जाता है ब्रिटिश क्राउन में। नागपुर का कहाँ पे विलय हो गया, ब्रिटिश क्राउन में विलय हो गया। और ब्रिटिश क्राउन में आपका विलय होने से हमारे छत्तीसगढ़ का भी विलय हो गया किस एरिया में, ब्रिटिश क्राउन में आपका। तो याद रखना है कब हुआ, 1854 में। 1854 में डलहौजी की हड़प नीति के तहत आपका नागपुर क्षेत्र का भी विलय कर लिया गया ब्रिटिश क्राउन में। और हमारा नागपुर जब ब्रिटिश क्राउन में चला गया तो छत्तीसगढ़ भी किसमें विलय हो गया, ब्रिटिश क्राउन में हमारा विलय हो जाता है। और इस तरह से जो मराठा शासन चला है आपका 1854 तक, वह समाप्त हो जाता है और हम पूर्ण रूप से गुलाम हो जाएंगे किसके, अंग्रेज के, ठीक है। तो इसके प्रशासनिक व्यवस्था को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इन वीडियोस को आप कंटिन्यू देखिए, आपके बहुत सारे यहाँ से प्रश्न आपका सिविल सर्विस में आते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही है, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए इसको, और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारा जो प्रोत्साहन बढ़ेगा आपको वीडियो प्रोवाइड कराने में और हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।